हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आपको पता होगा कि 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 42 शिफ्ट आए थे, जिसमें से ये अपनी सेकंड क्लास है और अपनी एक पूरी सीरीज चल रही है। मैं 2 मिनट बताना चाहूँगा। मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीएस की, और एक पांचवा चल रहा है इन चारों को कंबाइन करके। तो अपनी डेली 5 वीडियो आ रही है और पांचों पीवाईक्यू है जो एसएससी जीडी का 2025 में हुआ था। 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ था, 25 फरवरी तक चला था। टोटल 42 शिफ्ट हुए थे, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये आज अपनी सेकंड क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सॉरी, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन किन राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? इसके कहने का मतलब है कि नीलगिरी पर्वत है वो किन किन राज्यों में पड़ती है। तो देखिए, मैं आपको पहले अपने पढ़ाने का तरीका बता दूं कि आखिर क्या है। आपको अच्छा लगे तो आप रुकिएगा। जैसे हमसे जो भी टॉपिक पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी जानकारी देंगे, ताकि फिर अगली बार जब जीडी में एक क्वेश्चन पूछे तो भाई वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। जैसे कहने का मतलब, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछा तो हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, सीएम के बारे में, जितने भी पद होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ताकि दोबारा अगर यूपी से क्वेश्चन उठाए तो हमारा कोई भी ना छूटे। यही हमारा मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, तो देखिए इसका एक्सप्रेशन नीचे। देखिए नीलगिरी पर्वत, इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के सीमा पर आता है। त्रिसंगम पर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की? हमारा ये मकसद है कि नीलगिरी के बारे में हम सब डाटा ले लेंगे, ताकि भविष्य में अगर कभी भी नीलगिरी से क्वेश्चन पूछे तो हमारा स्किप करना हो। और ऐसे करते करते हम पूरी अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे पीवाईक्यू के माध्यम से। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। देखिए ये जो मीटर है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा एरर हो जाए, क्योंकि हमें ये गूगल से लेना पड़ता है। कभी एक दो ज़्यादा एक दो कम दिखाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में बना था। इसकी प्रमुख जनजाति देखिए जो नीलगिरी में रहते हैं, ये टोडा है। टोडा जनजाति यहाँ की मूल निवासी है। और प्रसिद्ध हिल स्टेशन का है तो ऊटी या उदगमंडलम। ये दोनों नाम सेम ही है, ऊटी या उदम। सॉरी, इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। ऊटी। ऊटी फेमस है इसलिए सभी लोग ऊटी ही जानते हैं, लेकिन इसको ये भी कहा जाता है। तो सेकंड नंबर, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं होती है? तो देखिए, कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी में, या दिल्ली पुलिस की भी बात करूँ जो अभी उसका आंसर क्या है, दिसंबर में हुआ था ना दिल्ली पुलिस का, राज्यपाल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। और राज्यपाल से बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है निम्नलिखित में से, या राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है निम्नलिखित में से। इस एसएससी जीडी में भी आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल की शक्ति के बारे में। दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ उसमें भी पूछा कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है। तो राज्यपाल अच्छे से पढ़ना आप। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं थी? तो देखिए इसके डिटेल्स देखिए। तो देखिए राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है। राज्यपाल के पास विधायी शक्ति में टोटल 4 शक्तियाँ होती है। विधायी शक्ति की बस बात करें, एक सत्र बुलाना, विधानसभा को सत्र बुलाने की शक्ति किसके? आर्टिकल 174 के माध्यम से। सत्रावसान, सत्र को समाप्त करने की शक्ति, ये आर्टिकल 174 में ये भी है। आर्टिकल 174 में सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करने की शक्ति है राज्यपाल के पास। उसके बाद भंग करना, विधानसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करना, आर्टिकल 174 के क्लोज 2 में है। अध्यादेश, जब विधानसभा सत्र में न हो तब कानून बनाना, आर्टिकल 213। तो राज्यपाल के पास ये 4 विधायी शक्तियाँ होती हैं, मतलब विधायी में ये 4 शक्तियाँ होती हैं। तो राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन 3। अब देखिए, भंग करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। भंग करने वाले देखिए, केंद्र में लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अब मैंने ये क्यों लिया? तो देखिए इसमें पूछा है भंग करने की शक्ति, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी जानकारी आपको दे देंगे, ताकि दोबारा अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो कभी स्किप ना हो। और देखिए भंग करने की शक्ति, भंग कौन करता है? देखिए केंद्र में लोकसभा भंग होता है, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 85 के माध्यम से। राज्य में विधानसभा भंग होती है, राज्यपाल करते हैं आर्टिकल 174 के माध्यम से। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि विधानसभा को कौन भंग करता है, तो राज्यपाल। इसका आंसर यही था, और आर्टिकल 174 के माध्यम से करते थे। आपसे क्वेश्चन यही वाला पूछा था, सॉरी।
अब देखिए राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल के बारे में टोटल एसएससी जीडी में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे, तो यहीं देख लीजिए, वही आगे आपको घूम फिर के मिलेंगे। संवैधानिक स्थिति देखते हैं, तो राज्यपाल का वर्णन आपको भाग 6 में मिलता है, क्योंकि राज्य का वर्णन भाग 6 में, तो राज्यपाल उसी में आता है। आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक। परिभाषा, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। देखिए संवैधानिक का प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक नहीं है, बस संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। और ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, मतलब राज्य में जो भी होता है केंद्र सरकार को सूचना यही देता है कि भाई इस राज्य की स्थिति क्या चल रही है। 7वां संविधान संशोधन 1956, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार, कि एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, और इस 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया। और देखिए देखिए राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यता, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कैसे, अनुच्छेद 155 के माध्यम से। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 159 के माध्यम से, आर्टिकल 159 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी सरकारी कोई काम न करता हो। ठीक। अब कार्यकाल और पद मुक्ति समझते हैं। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, देखिए सामान्यतः यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। कहने का मतलब 5 साल तक उनकी कार्यकाल रहती है, यानी 5 साल बाद उनको सरकार से हटा देगी। लेकिन अगर सरकार का मन करे तो भाई उनको 2 दिन में, 4 दिन में, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, वो सरकार की मर्जी के ऊपर है। सरकार जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए रखे, वैसे तो 5 साल लिमिट है, लेकिन सरकार के, राष्ट्रपति के मन के ऊपर है। राष्ट्रपति का मन के ऊपर का मतलब कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही यह सब होता है। त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। हटाना, अगर राज्यपाल को हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, तो संविधान में राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार का मूड हुआ कि नहीं भाई यह राज्यपाल हमको अच्छे नहीं लग रहे, मेरा मन नहीं करा, वो तुरंत एक राष्ट्रपति को बोलेंगे कि फलाने को हटाइए, और राष्ट्रपति तुरंत फलाने को हटा देंगे। इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कि ये मूड के ऊपर है। ठीक। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे, दिल्ली पुलिस में भी राज्यपाल से लगातार 4 क्वेश्चन यहीं से पूछा, ए बी सी और शायद यही 3 है, यही 3 से क्वेश्चन पूछा है। एसएससी जीडी में भी यहीं से भी 3 क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ, इन्हीं में से 4 क्वेश्चन आया है आपका। तो देखिए आखिर ये है क्या, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ होती है एक, दूसरा देखिए, पहला कार्यकारी शक्तियाँ होती है, दूसरा विधायी शक्तियाँ होती है, तीसरी वित्तीय शक्तियाँ होती है, और 3 ही होती है, और नहीं चौथी भी होती है, सॉरी, न्यायिक शक्ति, यानी टोटल 4 शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास, और इन्हीं चारों में से एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति क्या है। कार्यकारी को आसान भाषा में समझिए कि जैसे नहीं कहते कि फलाना ऑफिस में रहते पढ़ा लिखी का काम करते हैं, उसी को कार्यकारी आसान भाषा में समझिए। देखिए राज्य के सभी शासन कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, यह कार्यकारी शक्ति का अंडर आ रहा है, उसी का बता रहा हूँ। वह मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो कार्यकारी शक्ति में बस यही 4 पॉइंट है, इन्हीं में से पूछेगा। ठीक। दूसरा देखते हैं विधायी शक्ति, इसमें से दिल्ली पुलिस में कौन सा विधायी शक्ति है पूछा था, इसमें से दिल्ली पुलिस में सत्र बुलाना, हाँ इसी में से देखिए, ये सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना, मैक्सिमम अगर राज्यपाल से क्वेश्चन उठाएगा तो इसी लाइन से उठा रहा है। और आपने देखा था कि इस जो क्वेश्चन की हम एक्सप्लेन करें उसमें कौन सा पूछा था, तो वही भंग करना, ये वाला पूछा था कि भंग कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, विधायी शक्ति में क्या आता है, सत्र बुलाना, समाप्त करना, विधानसभा को भंग करना, ये सब आर्टिकल 174 में है। ठीक। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करना, मतलब अपनी इच्छा अनुसार चुनना, वो भी केंद्र सरकार की सिफारिश पर वो चुनते हैं। ठीक। इनडायरेक्टली विधायकों पर सहमति देना या उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। मान लीजिए कि विधानसभा में कोई विधेयक पारित हुआ,
अब राष्ट्र उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर चाहिए तभी वो पारित होता है। तो आपको पता है कि राज्यपाल हस्ताक्षर अपने कर सकते हैं, या वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं राष्ट्रपति के दे देता हूँ, अपनी सीनियर को भेज देता हूँ, वो अपना समझेंगे। तो वो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं आर्टिकल 200 में। ठीक। अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 213। हाँ, एक और क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस में ये पूछा था। पहले ये देख ले, अध्यादेश जारी करना ये भी विधायी शक्ति है। उसमें पूछा था कि कौन सी एक ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपने अनुसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना। एक और था सी, वित्तीय शक्तियां। तो देखिए इसकी वित्तीय शक्ति क्या है राज्यपाल की, उसकी पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब भी धन विधेयक आता है तो पहले राज्यपाल से सहमति ली जाती है, हस्ताक्षर ली जाती है, तब जाके धन विधेयक राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, सॉरी, विधानसभा में पेश किया जाता है। थोड़ी सी गलती हो गई, क्षमा चाहूंगा। वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है, एसएससी जीडी में ही पूछा है, आपको आगे क्वेश्चन ये मिलेगा। अभी रट्टा मार लीजिए, आगे आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। ये प्रत्येक 5 साल में होता है। ठीक। ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा था और एसएससी जीडी 2025 में भी पूछा था। आगे वाले शिफ्टों में ये वाला आपको लाइन मिलेगा। राज्य की आकस्मिकता निधि उसी के नियंत्रण में होती है। ठीक। तो आपने तो ये देख लिया कि ये वित्तीय शक्तियाँ थी, यानी पैसे से संबंधित शक्तियाँ थी। धन विधेयक राज्यपाल की सहमति से पहले होगा। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल गठन करेगा। आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथों में होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चौथी पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियाँ, कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है, मतलब कानून से संबंधित उसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं। तो राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 161 के माध्यम से राज्यपाल किसी के अपराध को माफ कर सकता है, मृत्यु के छोड़ को, मृत्यु जो दंड होता है, मृत्यु दंड, उसको छोड़ के बाकी शक्तियां माफ कर सकता है राज्यपाल। वह मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक। 1 सेकंड, गाड़ी आ रही है। हाँ, अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उससे परामर्श करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उससे परामर्श करते हैं। मतलब उच्च न्यायालय को, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, जिनमें राज्यपाल से भी सलाह लेते हैं। ठीक। तो राज्यपाल की आपने 4 शक्तियाँ देख ली। इन्हीं 4 शक्तियों से गारंटेड है, मैं लिख के देता हूँ, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आ रहा है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ देखिए। भाई ये क्या हो गया, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। देखिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक। कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह का, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर जो बोला था ना कि एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल मंत्रिमंडल के सलाह के बिना या बिना उनकी परमिशन के कौन सा अपनी आज़ादी से कार्य कर सकते, वो नहीं था, मैं कन्फ्यूजन हो गया था। ये वाला है, ये पूछा था आपका दिल्ली पुलिस में। कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वयं निर्णय लेता है। यदि चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री का चुनाव करना। यदि चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री का चुनाव करना। सॉरी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है जो अभी हुआ 2025 में दिसंबर में। ठीक। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिए, बस ये शॉर्ट रिवीजन है, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो राज्यपाल से रिलेटेड हम सभी आपको जानकारी दे दी। अगर भविष्य में कभी भी राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये इसकी खासियत है इस पीवाईक्यू की। आर्टिकल 153, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये 153 में, यानी राज्यपाल का जिक्र किसमें, आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति का इसमें वर्णन है। आर्टिकल 168, सॉरी 161, तो इसमें राज्यपाल की क्षमा की शक्ति है। आर्टिकल 163, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। देखिए, राज्यपाल अवास्तविक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 163 में। देखिए, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात
राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद थे। अगर राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। देखिए, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। और इनका वेतन कितना होता है? वेतन कभी कभी पूछ लेते थे, नहीं, वेतन से ज़्यादा ये पूछते हैं कि राज्यपाल को वेतन किस निधि से दिया जाता है। तो 3.5 लाख प्रति माह इनका वेतन है। और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यदि वह 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में दोनों राज्य मिलकर देते हैं। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए कि एक राज्यपाल है जो यूपी के भी हैं और बिहार के भी हैं, तो भाई तनख्वाह कौन देगा इनको? यूपी देगा या बिहार देगा? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुपात होगा और दोनों राज्य मिलकर, कि जिनके जितने हिस्से में आएगा, उत्तर प्रदेश उतनी सैलरी देगा और बिहार उतनी सैलरी देगा, लेकिन दोनों का योग मिलाकर 3.5 लाख ही होगा। अब ये नहीं कि 3.5 लाख ये देंगे 3.5 लाख ये देंगे। तो अपनी राज्यपाल से रिलेटेड सभी टॉपिक खत्म हो गए। अब से अगर राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा, एसएससी ने, ये बस एसएससी के नज़रिए से मैंने बनाया, पुलिस के नहीं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। वैसे भी सब सेम ही पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों को आकर्षित करता है? वेद है सामवेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद। यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। और ये भी पूछता है कि किस देवता का कितनी बार उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, आपको आगे सब देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जादुई मंत्रों को आकर्षण करने का मतलब जादू टोना से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड आपका कौन सा है? तो आपको अथर्ववेद है। तो देखिए, अथर्ववेद, अथर्ववेद का शाखाएं कौन सा है? तो ये शौनक और पैपलाद है, ठीक। ये अथर्ववेद की शाखा से रिलेटेड है, तो शौनक और पैपलाद से। ये चिकित्सा से संबंधित है। देखिए, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है और ये आपके जादू टोना से संबंधित है। चिकित्सा, इसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जड़ी बूटियों का वर्णन है इसमें, इसलिए इसे आयुर्वेद का आधार भी माना जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद देखिए, गोपद ब्राह्मण, यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ बहुत एग्जाम इस टाइम पूछा है कि गोपद ब्राह्मण, आप इसको याद कर लीजिए, आगे शिफ्ट में आपको मिलेगा। गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अन्य नाम क्या है? तो देखिए, इसको अथर्ववेद को भैषज्य वेद कहते हैं, यानी देवताओं का वेद भी इसे कहा जाता है। देखिए, अब कितने टोटल वेद होते हैं, इससे वेद से पूछा, हम वेद से रिलेटेड सभी जानकारी देंगे ताकि भविष्य में कभी वेद से रिलेटेड क्वेश्चन है तो स्किप ना करना पड़े। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद आपसे पूछा था, अथर्ववेद का मतलब होता है जादू टोना और दवाई, मतलब जब आदमी की तबीयत खराब हो, या तो टोना से तबीयत खराब हो या दवा से तबीयत खराब हो, उसके लिए, ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आपको खुद नाम दिख रहा है यज्ञ, तो ये यज्ञ और अनुष्ठान के नियम से, मतलब पूजा पाठ, यजुर्वेद में। सामवेद, सामवेद मतलब संगीत और धुन है। भाई संगीत आप सुनने के लिए जाते हैं कि स्टार को देखने, तो सामने ही खड़े होते हैं ना, तो सामवेद संगीत और धुन। और ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद, देवताओं की स्तुति में भजन और सूक्त है, इसमें इसमें भजन और सूक्त हैं, ठीक। देखिए, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति में भजन और सूक्त है। ये सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगला शिफ्ट में एक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक ये गोपद ब्राह्मण क्या है। 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, अगले शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने PYQ बनाया है। तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें भी है, बहुत बार पूछता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है सामवेद, तो इसमें संगीत से संबंधित है, संगीत और धुन। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद संगीत से संबंधित है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत यहीं से आया। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाने का तरीका बताया गया है। जो ऋग्वेद है इसके मंत्रों को गाने का तरीका, क्योंकि ये संगीत से संबंधित है। तीसरा है यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठान के नियम है इसमें, यानी पूजा पाठ है। तो यह एकमात्र वेद है जो गद, सॉरी, जो गद जो गद और पद दोनों में लिखा है। किस पूछता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद है, ठीक। लास्ट में है
अथर्ववेद जो हमसे पूछा है, ये जादू टोना और औषधियों से संबंधित है, यानी दवाओं से। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें बीमारियों को दूर करने और बुरी आत्माओं के वशीकरण के मंत्र से संबंधित है। तो उम्मीद है वेद से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अभी वेद में बहुत कुछ टॉपिक बच रहे जो आगे वाले में पीडीएफ में कराऊंगा। कौन सा वर्ड कितनी बार आता है, पिता कौन सी बार, किस नदी का नाम ज़्यादा बार उल्लेख हुआ, ये बहुत पूछा है। तो इसी में ऐड करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे वाले क्लास में देखेंगे जहाँ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया? अब देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस क्वेश्चन का मकसद क्या है। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, उसके बाद हर राज्य में विधानसभा की, विधान परिषद की। हम सबके त्यागपत्र को नहीं देख सकते। त्यागपत्र क्वेश्चन उन्हीं के बारे में पूछते हैं जो बहुत खास होते हैं। ठीक, तो देखिए, ये 2025 में एग्जाम हुआ था, 2024 का जून का ये करंट पूछा। तो अब हम 2026 के एग्जाम होने वाले हैं, तो 2025 के हम करंट के देखेंगे कौन कौन त्यागपत्र दिए, क्यों दिए। तो देखिए, क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया? लोकसभा सीट से त्यागपत्र, तो हम लोकसभा सीट के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, लोकसभा सीट खाली होने के नियम, संवैधानिक प्रावधान, यानी लोकसभा की सीट खाली क्यों होते हैं। दोहरी सदस्यता, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों या दो सीटों पर चुना जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। मान लीजिए आप सांसद के भी चुनाव जीत गए, विधायकी का भी चुनाव जीत गए, तो आपको किसी एक पद को छोड़ना पड़ेगा। तो दोहरी सदस्यता, पहली शर्त तो ये हो गई आपकी लोकसभा की सीट खाली होने की। इसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 101 में है। ठीक, त्यागपत्र, सदस्य अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है तब सीट खाली हो जाती है। इसका वर्णन 101 के 3 में है, अनुच्छेद 101 में। दूसरा होता है अनुपस्थिति, यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहता है, मतलब कोई व्यक्ति 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो भी उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसका भी उल्लेख 101 में है। और चौथा, अयोग्य, दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची के लाभ के पद पर के कारण, अगर आप दल बदल कानून का विरोध करते हैं, ठीक, या लाभ के पद पर रहते हैं, मतलब लाभ के पद यानी अगर आप कोई सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं, या दल बदल कानून, या अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं इलीगल तरीके से, तो लोकसभा की सीट खाली होने के बस यही 4 नियम थे जो आपको बता दिए। ठीक, अब देखिए इस्तीफे के बारे में देखते हैं 2025 में। देखिए 2025 का एग्जाम था, 2024 का पूछा, ठीक, और 2026 का एग्जाम होने वाला है, तो 2025 से इस्तीफे तो जरूर पूछेगा भाई। हमारा ये मकसद है कि एग्जामिनर जिस मानसिकता से क्वेश्चन बनाएगा हम उस पूरे मानसिकता को ही समझ लेंगे। इस्तीफे से पूछा, इस्तीफे से रिलेटेड हम सभी जानकारी दे रहे हैं। अगर 26 के एग्जाम में इस्तीफे से एक भी क्वेश्चन आए तो आपसे स्किप नहीं होगा, इसमें सभी कवर है। तो देखिए, संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर के बड़े इस्तीफे, जगदीप धनखड़, आपको पता होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और कुछ राजनीतिक मुद्दे हुए थे जिनके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बहाना बना दिया कि स्वास्थ्य खराब हो गया। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति 21 जुलाई 2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों को और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। यह भारत के इतिहास में तीसरी बार था, आपको ये याद रखना जरूरी है, भारत के इतिहास में तीसरी बार था जब किसी उपराष्ट्रपति ने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चौथे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा अपना दिया, तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे। तो पहला इस्तीफा इनका हो गया, ये जुलाई 2025 में दिए, याद रखिएगा। वी विजय साई रेड्डी, ये लोग राज्यसभा सदस्य थे। ठीक, इन्होंने 25 जनवरी 2025 को ही अपना इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत निर्णय बताया और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि भैया हम संन्यास ले रहे हैं। देखो, पॉलिटिक्स में ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता भाई, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा पद है, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो आदमी सोचेगा कि हम बुढ़ापा तक रहें, लेकिन जब दबाव पड़ता है ना तो मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। अल्लाह अयोध्या रामी रेड्डी, ये भी राज्यसभा सदस्य हैं, इन्होंने उसी टाइम अपना रिजाइन दे दिया। तो ये विजय साई रेड्डी के साथ ही उन्होंने भी राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। कुछ मुद्दे हुए होंगे,
तो ये मुद्दे क्या हैं हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको अच्छे से पता था कि भाई ऐसे तो कोई संन्यास लेगा नहीं। तो भाई एग्जामिनर पूछने की चांसेज हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कांड को खोजता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी एक चीज़, ये 9 नाम, आप 8 नाम एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नाम तो रट्टा मारना ही है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल के नेता थे। ये नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनमें से गारंटेड एक पूछेगा। क्यों? क्योंकि जी देखिए, दिल्ली विधानसभा थी ना 2025 की, उसमें अचानक एक साथ 8 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 8 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ झड़प हुई थी। तो उन्होंने विरोध में आकर, भाई छोटे लोग तो विरोध अपना दर्शा नहीं सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी जब संविधान बन रही थी, तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीय को कम अधिकार दिया था। वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का नाम ऐसे लिखवा दिए थे। तो हमारे नेता तो विरोध कर नहीं सकते, तो उन्होंने सब एक साथ इस्तीफा दे दी थी अपना विरोध दर्शाने के लिए। पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था भारत के। तो ठीक वैसे ही ये दिल्ली विधानसभा के हैं, ये विधायकों के नाम है 8 है। और ये निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि आगे वाले एक शिफ्टों में मैंने तो बस इतना ही डाटा बनाया था, लेकिन एक शिफ्ट में एक व्यक्ति का नाम दिया था और बोला था कि ये किस क्षेत्र से, जैसे गायकवाड़ दिया है ना भाई, कि गायकवाड़ से अपना चुनाव कौन इस्तीफा दिए हैं। तो 8 व्यक्तियों ने लगातार एक ही साथ अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस विधानसभा के सदस्यों ने, 8 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया। तो ये लोग हैं: पवन शर्मा, गिरीश सोनी, राजेश ऋषि, BS जून, भावना गौड़, रोहित मेहरोलिया, मदन लाल, नरेश यादव। बस इतना याद रखिए कि 8 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं राज्य विधानसभाओं के प्रमुख इस्तीफे। भाई वो तो इंपॉर्टेंट था, दिल्ली का तो अलग मैंने लिखा था। PV अनवर, ये नीलंबूर की, केरल के हैं। ठीक, देखिए ये 13 जनवरी 2025 को उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, जिसके कारण जून 2025 में यहाँ उपचुनाव हुए। अब आप ही बताइए, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, है कि नहीं, कि एक बंदे के इस्तीफे देने से वहाँ पे उपचुनाव कराना पड़ा। ठीक, तो भाई ये कन्फर्म है कि एग्जाम में पूछने की संभावना तो बनती है। PV अनवर, आपसे बस इतना पूछेगा कि PV अनवर ये किस विधानसभा क्षेत्र से या किस राज्य से थे, तो आप ये बोलेंगे कि केरल विधानसभा से, तो बस इतना ही पूछेगा। PV अनवर केरल विधानसभा से है। और ठीक है, इतना ही। RK सिंह, तो ये बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नवंबर 2025 में उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बिहार इकाई के साथ विवाद के कारण। इनके साथ बिहार इकाई के साथ विवाद हुआ था, और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने, RK सिंह ने इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र भवानी, बस यही 3 नाम थे। भूपेंद्र भवानी, ये विसावदर गुजरात से, गुजरात विधानसभा से। इन्होंने आप से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। प्रक्रिया 2025 के उपचुनाव तक चले। तो देखिए, उन्होंने दल बदल का समर्थन किया है, मतलब अपना पार्टी छोड़ के, आप ये केजरीवाल की जो थी वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। तो ये भूपेंद्र भवानी है, भयानी है, और ये गुजरात विधानसभा से। तो यही इतना था, छोटा सा देख लीजिए कॉन्सेप्ट। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, क्योंकि 2025 का अगर सबसे बड़े इस्तीफे की बात करें, तो जगदीप सॉरी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा था। तो मुझे लगता है कि ये गारंटेड पूछेगा। अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद CP राधाकृष्णन को नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुना गया। जगदीप धनखड़ जी थे, उनका स्थान किसने लिया, तो CP राधाकृष्णन ने। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, विधायक सांसद का इस्तीफा, देखिए जब विधायक या सांसद अपना इस्तीफा किसको देते हैं, यदि कोई सदस्य अपनी सदस्य छोड़ना चाहते हैं, तो अपना इस्तीफा संबंधित सदन के अध्यक्ष को सौंपते हैं। अगर विधायक है तो विधानसभा के अध्यक्ष को, और लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस्तीफे से रिलेटेड हम सभी जानकारी ले लिए, इससे बाहर पूछ नहीं सकता अगर 26 में इस्तीफा पूछा तो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भाई इनका तो पूछेगा ही, जगदीप धनखड़ जी का। ये उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 5, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो याद कर लिए। क्या गारंटी है कि अगली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही पूछेगा? हो सकता है कि ब्रिटेन के सम्राट पूछ लें,
तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 1947 में स्वतंत्रता के समय जितने लोग थे हम सबके टेबल देखेंगे, ताकि अगर दोबारा एग्जामिनर की मानसिकता यहाँ पे जाए तो भैया वो बच ना पाए। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे, जो पूछा है अभी। ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज छठे थे। ठीक, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज छठे थे। भारत के अंतिम वायसराय, जब भारत हमारा आजाद हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के टाइम हुआ, ये वायसराय था, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था? तो जेबी कृपलानी थे। और देश आजाद हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर दोबारा एग्जामिनर की मानसिकता हुई तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर है ही नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूछा था, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, क्योंकि पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। और ये तो मैंने ये जनरल डाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ, यहाँ से आपका जीएस को उद्धार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो देखिए, पारुल परमार के बारे में जान लीजिए। ये खेल श्रेणी वे पैरा बैडमिंटन की SL3 श्रेणी से खेलती है। ठीक, इनकी विश्व रैंकिंग क्या कौन सी है? तो वे इस श्रेणी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। अब एग्जामिनर में पूछा है तो ऐसे किसी एरे के बारे में पूछ देगा। ये विश्व की नंबर 1 की खिलाड़ी रह चुकी है, मतलब रैंक 1 इनका हो चुका है पारुल परमार जी का। और ये क्या खेलती है? तो ये पैरा बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसने पारुल परमार के बारे में पूछा है, क्यों? क्योंकि विश्व स्तर पर नंबर 1 पर रह चुकी है और बैडमिंटन के क्षेत्र में हो सकती रह चुकी है। तो हो सकता है भाई कोई क्रिकेट में भी रहा, कोई फुटबॉल में भी रहा, उससे भी रिलेटेड कभी पूछे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब बैडमिंटन पूछ सकते हैं तो फुटबॉल भी पूछ सकते हैं। तो ये देखती हैं, पैरा एथलेटिक्स विश्व नंबर 1 पे पारुल परमार, ये पैरा बैडमिंटन से थी SL3 से। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से थी और मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन से थी। ये विश्व नंबर के 1। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई 3 लोग विश्व नंबर 1 के कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि पारुल परमार है, ये 1980 में खेलती थी। उस समय इनके टक्कर में कोई नहीं था। उसके बाद ये रिटायर हो गई। उसके बाद सन 2000 में प्रमोद भगत जी है, ये 2000 में खेले और ये विश्व रैंक 1 पे पहुंच गए। तो 3 भारतीय ऐसे खिलाड़ी थे जो विश्व रैंक 1 तक पहुंचे थे, पारुल परमार, प्रमोद भगत, मानसी जोशी। इस बार पारुल परमार के बारे में पूछा है, हो सकता है अगली बार मानसी जोशी के बारे में पूछ ले, क्योंकि इन तीनों लोग की रैंक एक ही है, बस ये लोग अलग अलग समय के रह चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और एक है सुमित अंतिल, ये भी पैरा एथलेटिक्स से भाला फेंक में थे, ये F64 श्रेणी के। तो सुमित अंतिल ये पैरा एथलेटिक्स के थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये मैंने बस पैरा एथलेटिक्स का बताया, ठीक, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स का क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने बताया। अब अदर फैक्ट हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बाहर से अगर पूछ दे तो देखिए, विश्व नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत रैंकिंग देखिए। बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण, ये नॉर्मल बैडमिंटन है। प्रकाश पादुकोण पुरुष एकल में 1980 में पहले भारतीय थे। ठीक, पुलेला गोपीचंद ये भी बैडमिंटन से, ये पुरुष एकल में, इनकी भी रैंक 1 रह चुकी है। आपको बस देखिए क्या याद करना है, ये नाम याद रखना है और किस खेल से संबंधित है, बस इतना ही रखना है। अगर क्वेश्चन कभी हद से ज़्यादा डीप में पूछेगा तब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से, ये तो बहुत फेमस है, अनगिनत बार पूछा है साइना नेहवाल। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से। विश्वनाथन आनंद शतरंज है, भाई इनको तो शतरंज का किंग कहा जाता है, शतरंज का किंग। सानिया मिर्जा ये भी, 1 सेकेंड। और लिएंडर पेस टेनिस से। महेश भूपति ये भी टेनिस से। एग्जामिनर में आपका ये क्या नाम है, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, ये तीनों क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा जा चुका है। और भी कुछ खिलाड़ियों के नाम है। देखिए, आपको बोरिंग लग सकता है कि भाई इतना कोई कैसे रट्टा मारेगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप इसको रट्टा मार लेंगे तो क्या गारंटी कि ये नहीं पूछेगा, जबकि दोनों लोग का पद वही है। रोहन बोपन्ना ये टेनिस से संबंधित है। दीपिका कुमारी इनका संबंध तीरंदाजी से है। अतनु दास ये तीरंदाजी से है। अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी से है। अंजलि भागवत निशानेबाजी से है। हिना सिद्धू
ये भी निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से। एग्जामिनर में आपसे बस यही पूछेगा कि 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में कौन से व्यक्ति है, तो अंजलि भागवत। अब बस इतना याद रख लीजिए कि निशानेबाजी में अंजलि भागवत जी है। आपका क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। थोड़ा सा और है। रोहन बोपन्ना जनवरी 2024 में 43 वर्ष की उम्र में टेनिस डबल में विश्व नंबर बनकर इतिहास रचा। तो ये करंट के मामले में कुछ खास है। नीरज चोपड़ा, अच्छा आप सोचे हैं कि भाई ओलंपिक में इतने लोग जाते हैं लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम इतना वायरल हो क्यों गया, आखिर क्या वजह थी इनके में कि इनका नाम इतना वायरल हो गया? क्योंकि भाला फेंक उतना फेमस भी नहीं है भारत में, फिर नाम हुआ क्यों? तो देखिए, वो मई 2023 में गए थे ओलंपिक में, ठीक। मई 2023 में भाला फेंक में विश्व नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। भाई विश्व नंबर 1 बन गए और ये पहले भारतीय थे। इसलिए प्रकाश पादुकोण वे पहले भारतीय थे जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। उम्मीद है आपको समझ में आए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी नाम हैं ये सब रैंक 1 के खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए, आप ये याद करेंगे कि पद्मश्री किसको किसको मिला है, आप कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पद्मश्री बहुत लोगों को मिलता है भाई, सैकड़ों लोगों को मिलता है। आप पुरस्कार अगर एक वर्ष का याद करेंगे तो भारत नाट्यम तो मान लीजिए भारत रत्न कुछ ही लोगों को मिलता है, पद्म विभूषण कुछ लोगों को, पद्म भूषण, पद्मश्री भाई आप 600 ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं याद कर पाएंगे। आपके पास लास्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, शास्त्र नृत्य का मैंने जो भी पीवाईक्यू बनाया इसमें एक खासियत रहती है, आप बस सभी नाम को रट्टा मार लीजिए और बस ये देख लीजिए कि वो किस नृत्य से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सोमना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सोमना नारायण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका नृत्य शैली क्या है? कथक से। सोना नारायण के गुरु कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज। और सोना नारायण ने एक पुस्तक लिखी है, कथक ए जर्नी थ्रू द एजेज। कथक ए जर्नी थ्रू द एजेस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सोमना नारायण जी का पुरस्कार देख लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड हमेशा पूछता है, ये बहुत फेमस व्यक्ति है। इनको पद्मश्री मिला था 1992 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1999-2000 में, ठीक। बिहार गौरव पुरस्कार मिला, ये बहुत कम पूछता है, 2013 में शायद ही पूछता है ये। जापान का सम्मान, ये देखिए इनको जापान से भी सम्मान मिला था 2015 में। संस्कृति के क्षेत्र में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, आपने राइजिंग का नाम सुना होगा, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इनको सम्मान मिला था जापान का सम्मान 2015 में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं ये किस घराने से थी? कथक घराने से। तो मेरा देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मेरा क्या ब्लूप्रिंट है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? कथक घराने से। तो इस वीडियो में हम कथक घराना पूरा खत्म कर देंगे। अगर भविष्य में कभी भी आपसे कथक घराने से किसी के बारे में भी पूछा तो इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक। आपका कथक कंप्लीट हो गया। कथक में देखिए 4 घराने हैं। पहला लखनऊ घराना, दूसरा जयपुर घराना, तीसरा बनारस घराना और चौथा रायगढ़ घराना, ठीक। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जयपुर घराना किस राज्य से संबंधित है, मतलब ये किस नृत्य से। तो आदमी कथक में कंफ्यूज जाते हैं, भाई कथक तो हमारे यूपी का है और जयपुर हमारे राजस्थान का है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत गलती होती है और खड़े खड़े यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो देखिए लखनऊ घराना, यहाँ से कौन है? पंडित बिरजू महाराज, बहुत फेमस नाम। लच्छू महाराज, बहुत फेमस नाम। शंभू महाराज, बहुत फेमस नाम। अच्छे महाराज, बहुत फेमस नाम। बिंदादिन महाराज, कालका प्रसाद, शाश्वती सेनु, कुमुद्दीन लखिया। ये हाल ही में पूछना शुरू किया, कुमुद्दीन लखिया, ठीक। वैसे ये बहुत फेमस लोग हैं। जयपुर घराना में आते हैं तो भानु जी, ये संस्थापक है, जयपुर घराने के संस्थापक भानु जी हैं। कुंदन लाल, सोना नारायण, ये सोना नारायण बहुत बार पूछा है। प्रेडर श्रीमाली, गीतांजलि लाल, पंडित दुर्गालाल, हनुमान प्रसाद, नारायण प्रसाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं बनारस घराना, इसको जानकी प्रसाद घराना भी कहते हैं। सितारा देवी, ये अनगिनत बार पूछता है। सितारा देवी, गोपी कृष्ण, जानकी प्रसाद, पंडित सुखदेव महाराज, नलिनी कमलिनी, ये बहन है, ये भी पूछता है, नलिनी कमलिनी बहन है। कमलिनी अस्थाना, ठीक। चौथा रायगढ़ घराना, कार्तिक राम, कल्याण दास,
पंडित फिरतू महाराज, बिरजू महाराज, भाई बिरजू महाराज है या फिरतू महाराज? बिरजू महाराज तो पंडित रामलाल। ठीक, अब आपको बताते कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छे महाराज, सोना नारायण, ये तो अनगिनत बार पूछे। सितारा देवी, ये दोनों बहनों का नाम हमेशा पूछा है, नलिनी कमलिनी। तो ये एग्जाम में हमेशा आपके कथक से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपका कथक कंप्लीट हो गया, आप कथक से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। अब देखिए, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रिड से संबंधित नहीं है? ये जूडो ग्रिड होता क्या है? जूडो ग्रिड से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पहले जूडो ग्रिड, जूडो बेल्ट और ग्रिड को समझिए। ठीक, तो देखिए, बेल्ट का रंग श्रेणी और अस्तर। देखिए, सफेद रंग जो होता है ये 6th क्यू, ये शुरुआती है। पीला, नारंगी, हरा, नीला, ये 5th मध्यवर्ती है। भूरा, ये 1st क्यू है, उन्नत छात्र। ये काला है, 1st यानी मास्टर स्तर। ये लाल सफ़ेद है, 6 से 8 डैन तक, यानी उच्च सम्मान। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि है क्या? बेल्ट का रंग लाल। देखिए, जूडो ग्रेड से संबंधित है। जैसे हम क्या दिखाते हैं, लाल रंग किसका प्रतीक है? खतरे का निशान है। हरा रंग किसका है? चलते रहो का। तो इसी में हम रंग का वो किए हैं, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो जूडो ग्रेड में इतने रंग हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई सफ़ेद रंग लगाता है, सफ़ेद पट्टी है उसकी, तो मतलब वो शुरुआती दौर है। अगर लाल सफ़ेद लगाते तो वो उच्च सम्मान है। अगर काला लगाते तो वो मास्टर स्तर का है। अगर वो लाल लगाते तो वो सर्वोच्च स्तर का है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसके कहने का यही मतलब है। जैसे आप देखते हैं ना, डबल स्टार लगाए दरोगा, 1 स्टार लगाए ASI, पट्टी लगाए हेड कांस्टेबल। तो ठीक कहने का वही मतलब है। लाल सफ़ेद लगा लीजिए तो उच्च समान हो गया। पीला, नारंगी, हरा, नीला लगा दिए तो ये मध्यवर्ती का है, ये 6th है। ठीक, तो जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। सफ़ेद हो गया, पीला, नारंगी, हरा, नीला हो गया, भूरा हो गया, काला हो गया, लाल सफ़ेद हो गया और लाल हो गया। इसमें कौन सा नहीं है? गुलाबी। देखिए, नीला है, नीला, लाल, लाल तो है ही, गुलाबी, सफ़ेद, सफ़ेद है। भाई ये क्या, नीला और गुलाबी नहीं दिख रहा, से संबंधित नहीं है। नीला कहीं है? नीला है, देखिए नीला है, गुलाबी इसका आंसर। वही मैं कहूँ कि भाई नीला दिख क्यों नहीं रहा, इसका आंसर गुलाबी होगा, क्योंकि गुलाबी इसमें है ही नहीं। नीला का संबंधित होता है मध्यवर्ती का, लाल का संबंध होता है आपका सर्वोच्च स्तर का, और सफ़ेद का आपका ऑप्शन होता है शुरुआती दौर का, यानी जो बिगिनर होता है। लेकिन गुलाबी इसमें नहीं है। तो जूडो ग्रेड का ये मतलब है। जूडो ग्रेड का आंसर आप तभी दे पाए होंगे जब आपको इन सभी रंगों के बारे में अच्छे से पता होगा, वरना आप तुक्का ही मार पाएंगे। तो आप इन क्या कहते हैं, रंगों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर दोबारा अगर एग्जामिनर की मानसिकता बची जूडो ग्रेड से तो वो क्वेश्चन स्किप ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने रंगों का मतलब भी बता दिया कि वो रैंक को दर्शाते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से संख्या के मामले में गरीबी में कमी आई? आपको पता होगा कि कल की क्वेश्चन में भी पूछा था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है प्रतिशत के मामले में, तो आपका था दादर नगर हवेली आंसर। ठीक, अगले शिफ्ट में आप ये बताइए, अगर आपने कल का PYQ देखा होता तो उसमें दिया था गरीबी से रिलेटेड, तो मैंने गरीबी से रिलेटेड जानकारी दिया था। आपको बताया था कि जब एग्जामिनर 4-5 शिफ्ट का क्वेश्चन बनाता है तो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन जब 40-50 शिफ्ट के क्वेश्चन बनाने होते तो एग्जामिनर के पास उतने क्वेश्चन नहीं होते। एग्जामिनर उसी में से रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। अब बताइए, जो बच्चा कल का सेशन देखा रहता है उसको पता होता कि गरीबी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, गरीबी से रिलेटेड याद करके जाता, एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता। ये अगले ही शिफ्ट का है। और ऐसे ही SSC हमेशा सीरीज में चलती है, क्योंकि उसे 40 क्वेश्चन बनाने तो सीरीज में चलती है कि आज A के बारे में पूछा तो कल B, परसों C, परसों D, इसीलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस राज्य में सबसे तेजी से संख्या के मामले में गरीबी में कमी आई? कहने का मतलब है कि एक राज्य था उसमें 10 लाख गरीबी थी, एक राज्य था उसमें 4 लाख गरीबी थी, इसमें 2 लाख है और इसमें भी 2 लाख है, लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि बहुत तेजी से गरीबी में अपनी स्थिति को पीछे छोड़ा है। ठीक, तो देखिए इसको कौन सा आंसर होगा। तो
राज्यों का डेटा, गरीबी से बाहर निकलने वालों की संख्या जो क्वेश्चन में पूछा था। तो सर्वाधिक सुधार, सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं उत्तर प्रदेश में, 3.43 करोड़। यानी यूपी में जितने लोग गरीबी थे 3.43 करोड़ लोग उस गरीबी से बाहर निकल गए। दूसरे स्थान पर बिहार है 2.25 करोड़, और तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है 1.36 करोड़। अब सबसे कम सुधार किस राज्य में हुआ है? तो गोवा में। गोवा में मात्र 15,000 ही लोग निकले। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कॉमन सेंस कैसे यूज करना है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़ है, 25 करोड़ हो गई है। गोवा की जनसंख्या कितनी है? मात्र कुछ ही है। अब बताइए जब जनसंख्या में बोलेगा कि सबसे ज़्यादा संख्या में गरीबी से बाहर कौन से निकले, तो यहाँ पे 25 करोड़, तो भाई सबसे ज़्यादा लोग तो गरीबी से यही निकलेंगे ना। अगर प्रतिशत में पूछा होता तो प्रतिशत में आपका गोवा आंसर होता। मान लीजिए कि 25 करोड़ है, 25 करोड़ में से 3 करोड़ भी लोग निकल गए तो कितना हो गया? लगभग 10% हो गया। लेकिन गोवा में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर 50,000 संख्या है, 15,000 निकल गए तो भाई सीधा 30% होगा। तो अगर कभी भी संख्या से रिलेटेड पूछे, आपको आंसर ना पता हो, तो ज़्यादा संख्या वाले को, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसको ट्रिक लगाइए, और अगर प्रतिशत में पूछे तो कम संख्या वाले को ट्रिक लगाइए। जो बंदे मैथ के होंगे उनको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे कम सुधार वाला आपका गोवा है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है 20,000, और तीसरे नंबर पे आपका मिजोरम है। ठीक है, इनकी संख्या करोड़ों में है, तो भाई करोड़ों में बाहर निकलेंगे, और इनकी संख्या मात्र लाखों में है, तो भाई हजारों की संख्या में बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वही प्रतिशत पे आता तो उल्टा हो जाता। चलिए, ये तो राज्यों की हो गई। देखिए इसमें राज्यों से पूछा है, राज्य का हमने आपको डाटा दे दिया। अब यूटी का भी देखिए, क्योंकि आगे चल के यूटी का भी पूछा है, एसएससी रिपीट करती है। केंद्र शासित प्रदेश, गरीबी से बाहर निकलने वालों की संख्या, सर्वाधिक सुधार संख्या में सबसे ज़्यादा। अब देखिए फिर वहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन सी यूटी की है? तो आपको पता है कि दिल्ली की संख्या सबसे ज़्यादा ना है, और सबसे कम किसकी है? तो इन सब की है। तो इस सब में कम निकलेंगे। लक्षद्वीप पे आप देख रहे हैं कि जनसंख्या कितनी है, तो सर्वाधिक सुधार दिल्ली में हुआ है, दूसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और तीसरे नंबर पे दादर और नगर हवेली में हुआ है। सबसे कम सुधार देखिए कल के ऑप्शन में जो कल का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये था। सबसे कम सुधार किस में हो? तो लक्षद्वीप में, दूसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार में, और तीसरे नंबर पे पुडुचेरी में। डाटा याद रखिएगा। अब गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट, ठीक, ये तो जो क्वेश्चन पूछा था ये संख्या में पूछा कि गरीबी में गिरावट संख्या के आधार पर बताइए। अब गरीबी में गिरावट प्रतिशत के आधार पर, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में प्रतिशत पूछा है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, मैंने यहाँ तक अपना टेबल कंप्लीट कर दिया था। ठीक, अगले शिफ्ट का जब मैं क्वेश्चन बनाया तो आप मेरे को क्वेश्चन मिला कि गरीबी में बताइए कि परसेंटेज में गिरावट। मैंने संख्या में बनाया था, तो जो यहाँ पे टेबल लिया था उस टेबल को यहाँ पे लाके फिर मैंने कॉपी कर दिया, ताकि आप यहाँ पर रट्टा मार लीजिए। जब उस शिफ्ट में जाएंगे तो आपको पहले से आंसर पता होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट बिहार पहले नंबर पे है 51.89%, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। गरीबी में गिरावट हुई, अब गरीबी इतनी हो गई, कुल गिरावट इतनी हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बस इतना याद रखिए। अब यूटी में देखते हैं गिरावट प्रतिशत में, वो भी। तो देखिए दादर नगर हवेली 24%, जम्मू कश्मीर 12%, और दमन और दीव में 6.8%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बस रैंक याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? गरीबी से रिलेटेड पूछा था। पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आपको लग रहा है कि मैं पोथी पत्र पढ़ा रहा हूँ, तो एक बात समझिए। एसएससी जीडी में टोटल इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा था 191। शिफ्ट कितने हुए थे? 42। भाग कीजिए 4×16, 4×5=20। मतलब इकोनॉमी से आपके एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपका अकेले का 5×20, अकेले का 25%, यानी हर 4 में से एक क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से था? इकोनॉमी से। तो आपको एक बात बता दूं, ये गरीबी सूचकांक ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम करंट को साइड में रख दें तो ये किस भाग के अंतर्गत है? तो ये सब इकोनॉमी के पार्ट है। ये गरीबी सूचकांक हो गया, वैश्विक सूचकांक हो गया, ये सब आपके इकोनॉमी के पार्ट है। तो इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आया था। तो हर शिफ्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 191 में से लगभग 50 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के थे, और लगभग 140 क्वेश्चन बस इस सूचकांक से रिलेटेड थे, और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए।
कहने का मतलब है एक में सर्वाधिक गरीब पूछा है तो अगले शिफ्ट में सबसे कम गरीब का पूछा है, तो इसलिए मैं डिटेल से मिल के आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पोथी पत्र नहीं है। सर्वाधिक गरीबी बिहार में है, ठीक, प्रतिशत में, हाँ प्रतिशत में सर्वाधिक गरीबी आपका बिहार में, दूसरे नंबर पे झारखंड में, तीसरे नंबर पे मेघालय में। पहली बात आप याद रखिए कि जनसंख्या के मामले में नहीं, ये प्रतिशत के मामले में। गरीबी दो मामले में, एक जनसंख्या में, एक प्रतिशत में। जनसंख्या में कल पूछा था और ये जो अभी डाटा दे रहा हूँ ये प्रतिशत का है, ठीक। तो पहले नंबर पे गरीबी है बिहार, दूसरा नंबर पे झारखंड है, तीसरा नंबर पे मेघालय है। और अमीर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे गोवा है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ट्रिक देखिए, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे? बिहार। बिहार की आप स्थिति जानते हैं, बिहार में कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र है नहीं, सबको बाहर जाना पड़ता है, इसलिए गरीबी है। दूसरे नंबर पे झारखंड है। झारखंड क्यों है? क्योंकि भाई झारखंड के पास कोई कमी नहीं है, उसके पास इतने खाद्यान्न है कि अगर वो खुद का यूज करें ना तो बहुत अच्छे पोजीशन पे आ सकते हैं भारत में। लेकिन सरकार आती है, खदान खुद के चली जाती है, उनको कुछ देती भी नहीं, इसलिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं, तो झारखंड इसलिए गरीब है। मेघालय बेचारा ये घायल है, अब ये घायल है तो इसके सारे पैसे दवा में लग जा रहे हैं, तो ये इसके पास पैसे नहीं बचते, इसलिए ये गरीब है। अमीर में देखते हैं केरल। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जरूरी नहीं कि आप अच्छे से पढ़ रहे तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कुछ नहीं होगा। हम पढ़ाई मानसिक विकास के लिए कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। तो केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित है, इसकी साक्षरता ज़्यादा है, इसलिए सबसे अमीर। दूसरे नंबर पर गोवा है। भाई इनको क्या टेंशन है, कुछ नहीं कर पाए, पर्यटन आए, रूम दे दो, 500 रुपये एक रात का मिल गया, एक दिन का मिल गया, तो ये गोवा है। तीसरे नंबर पर तमिल है। तमिलनाडु क्यों अमीर भाई? ये सबसे तमीज से बात करते हैं, इसलिए इसका व्यवहार अच्छा है और सभी व्यापार इसी के साथ करते हैं। अब यूटी में देखते हैं सर्वाधिक गरीब, दादर और नगर हवेली। हाँ, कल के शिफ्ट में आपका यही क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक गरीबी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन से? तो कल में आपका ऑप्शन ये सही था, दादर नगर हवेली। जो कल का वीडियो लिए थे उनको पता होगा, दादर नगर हवेली। भाई ये सबसे ज़्यादा गरीब क्यों है? क्योंकि भाई हवेली में रह रही है, हवेली में। हवेली का मतलब कि नौकर को तनख्वाह दो, बिजली बिल भरो, गाड़ियों में तेल भरो, तो भाई हवेली में रहेगा तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो हो गई, तो भाई इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब हो गया, दिखावे का दिखावे करने के लिए। दूसरा है जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर, आप सोच रहे कि मैं चलो ये धंधा खोलूँगा, मैं ये व्यापार करूँगा, अगले दिन जम्मू कश्मीर में कहानी सुनने को आ जाती है। आपको पता है कि कहानी कैसी होती है, तो भाई आपका फिर 144 लागू हो जाता है, कुछ लागू हो जाता है, आपका व्यापार ठप पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे आप गरीब रह जाते हैं। चंडीगढ़, हरियाणा कहते हैं मेरा है, पंजाब कहते हैं मेरा है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, पर चंडीगढ़ विकास ही नहीं कर पाता, इसलिए ये तीसरे नंबर पे गरीब है। अब देखते हैं सबसे अमीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पे पंडिचेरी है। भाई अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो भाई जाके पंडिताई के थोड़ा पढ़ाई पढ़ लीजिए, गांव में पूजा हो पूजा करा दीजिए, पाठ हो पाठ करा दीजिए, शादी करा दीजिए, दान दक्षिणा मिल जाएगा। आप ये जाति धर्म से रिलेटेड न लें कि अपमान करूँ, बस ये एक ट्रिक है। और अपने ब्राह्मण सबसे विद्वान जाति है, तो भाई इनके पास विद्या अच्छी खासी है, इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कहीं शादी भी करा देंगे तो पैसे मिल जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा अमीर है। दूसरा लक्षद्वीप। अगर आप अपना लक्ष्य बना के एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं कि आज मुझे 5 टेस्ट पीवाईक्यू के लेने हैं, तो भाई आप जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप लक्ष्य से चल रहे हैं। तीसरा अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार, भैया ये तीसरा वाला जो है ये अंडा का बिजनेस करता है, अंडा निकोबार इसको बेचता है, इसलिए तीसरे नंबर पे अमीर है। आपको और एक एडिशनल जानकारी दे देता हूँ, एसएससी जीडी में पूछा है, 25 में ही आपको आगे मिलेगा। अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो ट्रिक देखिए, भोजपुरी वाले, अंडा निकबा, 10 रुपया मिल रहा, तो अंडा निक है तो उसको 10 रुपये में सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे 10 डिग्री का चैनल बना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधक विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो देखिए इसका मुद्दा समझिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। 2024 का करंट है, लेकिन 2025 में भी पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खासियत है। एक राज्य है, आपको पता होगा कि राज्य में जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो आरक्षण के बल पर होती है कि भाई इतना जनरल की है, इतना ओबीसी की है, इतना एससी की है, इतना एसटी की है, ताकि अगर मान लीजिए एसटी का हम किसी उम्मीदवार को न बनाए तो भाई हमारे राज्य में एसटी के साथ क्या हो रहा है, किसी को प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कि भाई हमारी जाति वो थोड़ी है, इसलिए हम आरक्षण में वहाँ पर कुछ सीट दे देते हैं। तो एक राज्य है जहाँ पे अनुसूचित
अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST उस राज्य में की विधानसभा में है ही नहीं, तो हुआ कि भाई आप जनगणना कराइए और जितनी जनसंख्या निकलती है, और रूल होता है कि इतनी जनसंख्या पर एक विधायक या एक सांसद हो, आप उसके आधार पर सीट आरक्षण कीजिए अपने विधानसभा में। यही पूछने का मतलब है इसका। ये किस राज्य में हुआ था, तो आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन। कहाँ गया भाई? संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को संशोधित करना है? राजस्थान तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं, उड़ीसा। इसका ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा के में विधानसभा में ये सीटें नहीं है, तो ये उड़ीसा से है। तो इसके चलिए एडिशनल जानकारी में लगता है कट हो गया, मैं ही दे देता हूँ। देखिए इसमें बोला है अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को संशोधित करना, ये उड़ीसा है। और ये जनगणना करेगा, और जनगणना किसके अंदर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ये केंद्र सरकार ही उसको आदेश दे सकता है कि करना है या नहीं करना है। इसका आंसर आपका ये होगा, देख लीजिए कहाँ गया भाई, ऑप्शन नहीं होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? देखिए पंचवर्षीय योजना का कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग दर रट्टा मारते रहते हैं। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समता। तो इसका सही आंसर है समता। अब इसका रीजन समझिए, बहुत टफ लेवल का ये क्वेश्चन था। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, टेबल बनाने में क्या हालत थी मैं ही जानता हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। देखिए पंचवर्षीय योजना के 4 मुख्य लक्ष्य थे। पंचवर्षीय योजना लाने के लिए 4 मुख्य लक्ष्य थे। विकास, देश की GDP और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। विकास का मतलब क्या होता है कि देश की GDP बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो विकास बढ़ेगा। तो आप बताइए क्या ये सीधे जनता से संबंधित है? नहीं। दूसरा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? नई तकनीक को अपनाना और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, जैसे महिलाओं को समान अवसर देना। समान आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है, आपने जैसे पहले पुरानी मशीन थी, अब नई मशीन हो गई। पहले महिलाओं को आप इज्जत नहीं देते थे या समान अवसर नहीं देते कि वो सेना में जा पाएंगी, अब महिलाओं भी सेना में जाती हैं। ये आधुनिकीकरण होता है। क्या इसका सीधे जनता से संबंधित है? नहीं है। आत्मनिर्भरता, उन चीज़ों के आयात से बचना जिन्हें भारत में बनाया जा सकता है, विशेषकर भारत भोजन और रक्षा। भारत चाइना से ड्रोन खरीद रहा है, भारत आत्मनिर्भरता बनना चाहता है और भारत खुद में ड्रोन बनाना चाहता है। क्या ये सीधे जनता से संबंधित है? ये भी जनता से संबंधित नहीं है। समता, अब देखिए समता का मतलब क्या होता है? समता का अर्थ होता है यह सुनिश्चित करना कि हर भारतीय को भोजन, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले और आर्थिक असमानता कम हो। तो समता का मतलब ये होता है कि जाओ भाई हमारे नागरिकों को देखो कि उनको भोजन, आवास, शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, तो ये समता है। तो क्या ये जनता से संबंधित है? हाँ भाई यही जनता से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छी लेवल का ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था ये। समता, देखिए समता सीधे जनता से संबंधित है क्योंकि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विकास का लाभ केवल अमीरों वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर तबके विशेषकर गरीबों तक पहुँचो। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि समता का मतलब क्या था, और इसने जनता से संबंधित पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अब बताइए कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये कर्नाटक है, और कर्नाटक के प्रमुख महोत्सव और त्यौहार, मैं इसे PYQ लेके आया हूँ। PYQ का मतलब कि जितने भी कर्नाटक के आज तक पूछे गए हैं प्रमुख महोत्सव और त्यौहार, जितने भी पूछे गए, मैंने एक एक गूगल पे सर्च करके ये सब लाया है। आप टेक्स्ट बुक खोलिए या कोई भी ऐप खोलिए, आप PYQ मारिए, अगर कर्नाटक का महोत्सव और त्यौहार आ जाएगा तो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। SSC इन्हीं में से रिपीट करते हैं, बाहर से नहीं पूछ सकता क्योंकि है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप रट्टा मार लेते हैं और कर्नाटक से अगर एग्जामिनर पूछते हैं तो गारंटेड फंसेगा। मैसूर दशहरा, उगादी, वैरमुड़ी महोत्सव, कनकदास जयंती, पट्टाडाकल पट्टाडाकल, कैलपुद। अब आप करें कि भाई मैंने कैलपुद के नाम के भी नाम सुना ही नहीं है। अब ये बताइए कैलपुद मान लीजिए MTS में एक बार पूछ दिया तो क्या गारंटी कि अब नहीं पूछेगा?
एक बार जब एग्जामिनर पूछ चुका है, मतलब एग्जामिनर की नज़र इस पर आ चुकी है, तो मेरी मजबूरी है इसको लिखवाना, ताकि एग्जामिनर दोबारा कभी इसको टच करे तो बचे ना। कंबाला सर्वाधिक बार पूछा गया, यक्षगान सर्वाधिक बार पूछा गया, भूतकेला, किल्लंग महोत्सव, कंबाला भैंसा दौड़ अनगिनत बार, उगादी अनगिनत बार, पट्टदकल ये 2-3 बार पूछे, करगा महामस्तकाभिषेक देखिए ये भी एक बार का पूछा है, मकर संक्रांति अनगिनत बार, हम्पी महोत्सव अनगिनत बार, करगा अनगिनत बार। अगर सबसे सर्वाधिक बार पूछे कि कौन सा कर्नाटक का पूछा है, उगादी, कंबाला यक्षगान, कंबाला, उगादी, पटकल, मकर संक्रांति, हम्पा और करगा कुछ बार। ये जो मैंने टिक लगाई ये कई बार आ चुके हैं और ये 102 बार ही बस पूछा है, तो उम्मीद है आपका समझ में आया होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीतकार बने? रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक बने? इसका आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूँ। हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, इसका आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन। अब देखिए ना, रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखिए रॉक एंड रोल है क्या, ये विदेशों में यूज होता है, ठीक। और जैसे नहीं होता है कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण समझिए, हमारे यहाँ बाइक आती है, नॉर्मल आती है। आप दिल्ली में गए, दिल्ली में देखिए कि बंदे बाइक को मॉडिफाई करवा करवा घूम रहे हैं। आप दिल्ली में आते हैं और आपने भी बाइक को मॉडिफाई करवाया दिल्ली वाले को देखकर, तो बस वही पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा बंदा था जो गया था दिल्ली कमाने के लिए और गाँव आए तो देखा कि बाइक मॉडिफाई करा रही है और उसने भी मॉडिफाई करवाई, तो कौन लाया था? तो बस वही क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उसका मैं कन्फ्यूजन हो रहा है, आप गूगल पे बस सर्च कर लीजिएगा, वन लाइनर थे इसलिए इसका डिटेल्स में नहीं लिखा है। या तो जाकिर हुसैन, हरीश प्रसाद चौरसिया, मेरे हिसाब से ये लग रहा है, लेकिन मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ कि आंसर ये होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है हरीश प्रसाद चौरसिया जी थे। गलत हो भी सकता हूँ मैं, इसलिए आप उसको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है का परमाणु क्रमांक कितना है? तो देखिए लैरेंसियम का एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनामाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्णित किया गया। लैरेंसियम का बताइए, आप ही बताइए परमाणु क्रमांक कितना है, यही पूछे। तो देखिए आवर्त सारणी में चलते हैं, आवर्त सारणी से क्वेश्चन था। इसमें कुल तत्व 118 है, ठीक। हाइड्रोजन 1 से लेकर ओग्निसन 118 तक है। क्वेश्चन में पूछता है कि पहला कौन सा है और अंतिम कौन सा है, इसलिए मैंने बस 2 लिया है, हाइड्रोजन और ओग्निसन। इसमें आवर्त कितने थे? इसमें टोटल आवर्त 7 हैं, वो भी क्षैतिज पंक्तियों में। और वर्ग कितने हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में यानी वर्टिकल में, ठीक। इसमें ब्लॉक कितने हैं? तो इसमें ब्लॉक 4 हैं, एस, पी, डी और F। ये होगी आवर्त सारणी की आपकी बेसिक जानकारी। लैरेंसियम, तो ये आपका हो गया एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम का परमाणु क्रमांक कितना है? भाई इसका कितना है? 1 सेकेंड। तो देखिए इसका ऑप्शन 103 था, मैं देख के आया हूँ, झूठ क्यों बोलूँ मैं। इसका आंसर 103 है। तो आप ये देखिए, एक से लेकर 118 तक है और एग्जामिनर ने 103वें के बारे में पूछा है। इसका मतलब आवर्त सारणी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अंतिम सदस्य के बारे में पूछा था और इसका क्वेश्चन मैं देख के आया हूँ इसका भी। तो इसका आंसर राहुल देव वर्मन जी है। राहुल देव, ये हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, रविशंकर ये सितार, पंडित रविशंकर सितार वादक से, सितार देखिए ये बांसुरी से हैं, ये तबला से हैं, और राहुल देव वर्मन ये रॉक एंड रोल लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, इसका आंसर हम हरीश प्रसाद चौरसिया बताए थे, बांसुरी को बता दिए थे गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? देखिए कहने का क्या मतलब है,
कपड़ों से रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कपड़ों में अगर रंग हो तो उसको किस रसायन से हटाया जा सकता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। एग्जामिनर में पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो देखिए मेरा भी साइंस थोड़ा कमज़ोर है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, क्योंकि इसको लोग उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। हम लोग हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इस सब से। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका मुख्य उपयोग कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कागज की लुगदी को सफ़ेद करने और पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए भी होता है। पहला, कपड़ों से कलर हटाने के लिए। दूसरा, पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए। लुगदी को सफ़ेद करने के लिए। और कागज की लुगदी को सफ़ेद करने के लिए। बस यही आप 1, 2 और 3 याद रख लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड जो CaCl2, यह मुख्य रूप से नमी सूखने या बर्फ पिघलाने में काम आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए इसका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो बाकी ऑप्शन है इसके बारे में देख लेते हैं, अगर एग्जामिनर इसके बारे में पूछे तो, क्योंकि ऑप्शन में दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा या इसके मन में होगा मानसिकता में। कैल्शियम क्लोराइड आपने देख लीजिए कि इसे बर्फ पिघलाने के काम आता है कैल्शियम क्लोराइड का। सोडियम कार्बोनेट कहाँ काम आता है? जिसका सूत्र है Na2CO3, तो इसे धावन सोडा कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। धावन सोडा जो सफाई और कांच बनाने में इस्तेमाल होता है, साफा पूछता है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। तो देखिए एग्जामिनर ने ऑप्शन में 3 दिया, ये भी तीनों फेमस क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो कल के सेशन में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए पांचवी योजना खुद 5 साल नहीं चली थी भैया, तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना ये समय से पूर्व समाप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। 1974 में शुरू हुआ, 1978 में समाप्त हो गया पांचवी। ये इसकी अवधि यह केवल 4 वर्षीय योजना बनकर रहेगी थी 1974 से 78। ये कौन सी मॉडल थी? तो ये DP धर मॉडल थी। देखिए पांचवी, 5 उंगलियां होती हैं, इसको मुट्ठी पकड़िए ना, मुट्ठी, और मुट्ठी पकड़ के किसी को बोलते हैं कि भोजपुरी में धर, ओके धर, यानी धर यानी पकड़ना। तो पांचों मुट्ठी पकड़ के आप उसे पकड़ते हैं। धर मतलब पकड़ना होता है भोजपुरी में, उसको धर। तो ये ट्रिक है। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बातें देखें। गरीबी हटाओ, इस प्रसिद्ध नारे की शुरुआत इंदिरा गांधी ने इसी योजना के दौरान की थी। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, आपको देखने को मिलेगा भी आगे वाले चैप्टर में। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी? तो पांचवी से। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके लक्ष्य और प्राप्ति क्या थी? तो लक्ष्य था 4.4, लेकिन प्राप्ति हुई 4.8, यानी ये हमारा सफल रहा। ठीक। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP की शुरुआत हमने की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, अनगिनत बार पूछा है, अनगिनत बार पूछा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी। काम के बदले अनाज 1977-78 में शुरू हुई थी। उद्देश्य गरीबी को कम करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी को कम करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ऐतिहासिक घटना, तो 1975 के दौरान आपातकाल की शुरुआत हुई थी। आपातकाल की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार कब लगा था? तो 1975 में। रोलिंग प्लान, आपको पता है कि 1974 से 78 चला था और 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चला था, जबकि ये किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं पड़ा था। 80 वाले अपना छठा शुरू कर देते हैं, तो इसी में कवर करना पड़ेगा। इसकी अवधारणा गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दी थी। ये भी पूछता है कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो गुरनार मिर्डल की है, और इसी में इसकी अवधारणा मिलती है रोलिंग प्लान की। भारत में प्रेरणा, तो भारत में इसे लाने का श्रेय प्रोफेसर DT लकड़वाला को दिया जाता है। ठीक।
मतलब पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि अनवरत योजना का मतलब क्या होता है, तो पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना इसका मतलब होता है। देखिए इसको लाने का कारण क्या था, आखिर हमें अनवरत योजना लाना क्यों का पड़ा, तो इसे राजनीतिक स्थिरता या सत्ता परिवर्तन के कारण लागू किया गया था। देखिए सरकार बदल गई और स्थिरता रही तो अनवरत योजना लाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था। सबको पता है भाई, हमारा देश शुरू शुरू में आज़ाद हुआ था, हमको कृषि की जरूरत थी, पहले खाने पीने की जरूरत थी, बाद में औद्योगिक देखेंगे। तो देखिए पहले पंचवर्षीय योजना पूछा है ना, और इसमें पूछा है कि लक्ष्य क्या था। तो हम सभी पंचवर्षीय योजना के बस लक्ष्य के बारे में पूछेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर की मानसिकता फिर लक्ष्य पर बनती है तो भाई तुम कहीं से भी पूछो, हमारे पास सभी है। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, हमारा लक्ष्य था कृषि, प्राथमिकता कृषि। दूसरी 1956 से 1961 तक चली थी, हमारा उद्देश्य क्या था, भारी उद्योग औद्योगिकरण मतलब व्यवसाय। तीसरा था 1961 से 1966, उसके बाद था आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था को गति देना। ठीक। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था, 1969 से 1974 तक चला था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था हमारा। ठीक। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये कब से था, तो 1974 से 78 था। इसका प्राथमिकता क्या था और मुख्य लक्ष्य क्या था, तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, जो कि यहीं से इस बार क्वेश्चन पूछा है। छठी पंचवर्षीय योजना, तो ये 1980 से 85 तक चली थी, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन से। सातवीं क्या थी, तो ये 1985 से 1990 तक चली थी, अनाज, काम और उत्पादकता से संबंधित। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1992 से 97 तक थी, मानव संसाधन विकास इसका लक्ष्य था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो 2002 से 2007 तक चली थी, प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दोगुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 चली थी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास लक्ष्य था। 12वीं आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, इसका का मुख्य लक्ष्य था तो तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने सभी लक्ष्य बता दिए, अगर एग्जामिनर में दोबारा कभी लक्ष्य पूछते तो अब बता देंगे, इन्हीं में से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार का एक घटक माना जाता है। हाँ देखिए, पॉलिटी का मैं इसे क्वेश्चन कहूँगा सबसे डीप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पॉलिटी में सबसे डीप में अगर कोई पूछा था तो यही पूछा था। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था वो, सॉरी मैंने ऑप्शन को देखा नहीं, एक दूसरा था उसमें, पता है उसमें क्लोज 3 से क्वेश्चन पूछा था, और वो भी ये मौलिक अधिकार से ही था, लेकिन 3 से पूछा था। तो देखिए, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं भाई, समानता का, निजता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार से पूछा है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है इसमें। देखिए मौलिक अधिकार से पूछा है तो हम इसको खत्म कर देते हैं, ताकि दोबारा कभी पूछे तो हमें रुकना ना पड़े। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। ठीक। कहने का मतलब इसका है आर्टिकल 13 का कि भाई अगर आपके मौलिक अधिकार से मेरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपका मौलिक अधिकार वहीं पे समाप्त हो जाता है, इसके कहने का यही मतलब है। आर्टिकल 14 देखिए, 14 से 18 समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो है नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो इसी में आता है। आपको पता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसी में आता है, और जीवन का अधिकार, ये जीवन का अधिकार तो इसमें आता है, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार। चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष सबकी समानता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषम के अवसर की समानता। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधिघात सैन्य और शैक्षिक को छोड़ के। भाई ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं स्किप करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन भाई इसमें डाउट हो रहा है मुझे, आप खुद देखिए। संपत्ति का अधिकार तो होगा नहीं, आपको पता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसी में आता है। और जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, ये भाई मेरी निजता है। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी, समानता का अधिकार। ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। इसका आंसर 18 नंबर। 1 सेकेंड, देखिए मैंने चेक किया, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ही गलत है। ये सब ऑप्शन ही गलत है। और क्वेश्चन में कुछ ही रह रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 1 सेकेंड। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है, यानी हमारे यहाँ तो कोई धर्म नहीं है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इसी तरह बांग्लादेश का क्या है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश और उनके राज्य धर्म क्या है। तो देखिए बांग्लादेश का इस्लाम है, आधिकारिक राज्य धर्म, और मुख्य धर्म भी इस्लाम है। मुख्य धर्म का मतलब कि उस राज्य, देखिए आधिकारिक राज्य धर्म का मतलब उस देश ने किस धर्म को कबूल किया है अपने संविधान में, और मुख्य धर्म का मतलब कि उस देश में सबसे ज़्यादा कौन सी धर्म है। पाकिस्तान में इस्लाम है, अफगानिस्तान में इस्लाम है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, और भूटान में बौद्ध धर्म है, म्यांमार में भी बौद्ध धर्म है, और नेपाल में धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे नहीं है, मतलब कि हमारा देश हिंदुओं का मुस्लिम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चीन नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, और मालदीव इस्लाम है, और भारत भी धर्मनिरपेक्ष है। देखिए भारत और नेपाल धर्मनिरपेक्ष, चीन नास्तिक, मालदीव इस्लाम, और अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश भी इस्लाम, श्रीलंका और भूटान ये दोनों बौद्ध धर्म है। लास्ट क्वेश्चन, रानी मचैया, क्वेश्चन नंबर 20, रानी मचैया की एक उन्माथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखिए रानी मचैया जी के बारे में। रानी मचैया वह कर्नाटक के कोडागु जिले की रहने वाली है। बस आपसे ये पूछेगा कि वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप बोलेंगे कर्नाटक। ये कोडागु नहीं पूछेगा, कोडागु। प्रसिद्धि, उन्हें उम्माथन की रानी के रूप में भी जाना जाता है। लोक नृत्य, वह उम्माथन लोक नृत्य की एक प्रसिद्ध नर्तकी है। उन्हें 2023 में पद्मश्री मिला था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने 2 जगह गलती की, 2 का आंसर गलत बताया, लेकिन बाद में सही बताया मैंने, एक्सेप्ट करता हूँ उससे। चैनल का नाम PYQ विद सनी है। आपको जो भी कमी लगे, फास्ट पढ़ाता हूँ, धीरे पढ़ाता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा लिखता हूँ, या ज़्यादा डिटेल्स देता हूँ, जो भी कमी है प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, तभी उसको कमी को दूर किया जा सकता है। अपनी एक सेशन चल रही है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, और एक 5वां, इन चारों को जोड़ के एक कंबाइंड चल रहा है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब